अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों की भाई। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे होंगे, तगड़े होंगे। घर के अंदर बंद है, मुझे पता है परेशानी हो रही होगी, बट घर के अंदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने घर वालों की सेहत का भी ख्याल रखिए। लास्ट टाइम जो मैंने आपसे बात की तो हमने एंजाइम के चैप्टर को कंप्लीट किया। हमने वो फैक्टर्स देखे जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को ऑल्टर करते हैं। आज की इस क्लास में मुझे बहुत सारे बच्चे जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि मैं उनको बायो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर करवाऊँ, और बायो एनर्जेटिक्स वाला चैप्टर यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मगर उसकी बात करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगा सेल की। उसकी रीज़न ये है कि सेल वाले चैप्टर में जो सेल मेम्ब्रेन है और उस तरह जो क्लोरोप्लास्ट वगैरह और माइटोकॉन्ड्रिया के टॉपिक्स हैं, वो जब तक हम अच्छे से नहीं करेंगे तब तक हमारा मसला बायो एनर्जेटिक्स में हल नहीं होगा। हमें वहाँ सेल मेम्ब्रेन से काम पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया से पड़ेगा, क्लोरोप्लास्ट से पड़ेगा, इन सारी चीज़ों से पड़ेगा। तो वो जब तक क्लियर नहीं होंगी मज़ा नहीं आएगा। तो आज मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 4 जो आपकी किताब का है सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की, जिसका नाम है द सेल, इसकी बात करूँगा। और आज हम सिर्फ सेल के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल इसकी बात नहीं करेंगे। और फिर जो है इसको हम आहिस्ते से चलाएंगे, पूरी सीरीज़ पे चलाएंगे। सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी हमने डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से बात करनी है। तो सेल क्या है हम सबको ये बात मालूम है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। सेल इज़ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। आपको पता है जो लफ्ज़ है फंडामेंटल, इसका मतलब होता है इसेंशियल, लाजमी। इसका मतलब ये हुआ कि सेल के बगैर लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। इसलिए आपको पता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बने हुए ही सेल के होते हैं। आपको याद है वो जो वायरस है, आजकल वो कोरोना वायरस का बड़ा मामला चला हुआ है कि जो वायरस है, वायरस के ऊपर बहुत अरसे, बहुत डेकेड्स तक जो डिबेट रही कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट जो लोग रेस करते थे, जो कहते थे कि वायरस लिविंग नहीं है, वो यही कहते थे कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है। वायरस यही सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं, सेल के बने भी नहीं होते। तो सेल का बना हुआ होना इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, जब हम बात करते हैं वर्ड सेल की, तो इसकी ओरिजिन के बारे में दो बातें लोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसकी ओरिजिन ग्रीक लैंग्वेज से है, और कुछ लोग कहते हैं कि इसकी जो ओरिजिन है वो लैटिन लैंग्वेज से है। जो ग्रीक वाले हैं वहाँ पर एक वर्ड होता है सिला, और जो लैटिन वाले हैं वहाँ पर एक वर्ड होता है स्काइटॉस। मतलब इन दोनों का रूम ही होता है, यानी एक कमरा। अब ये कमरा क्यों, इसकी भी हम बात करते हैं जब हम डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करते हैं। जब हम सेल की बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि सेल की जो डिस्कवरी है, और हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की, हम बात कर रहे हैं डिस्कवरी ऑफ सेल की। तो सेल को जो डिस्कवर किया गया उसके बारे में 2 ईयर्स हैं। कुछ लोग कहते हैं 1663 में हुआ, कुछ लोग कहते हैं 1665 में हुआ। इससे कोई बहस नहीं पड़ती, आज से 400 साल पहले की बात है। 1-2 साल तारीखों में आगे पीछे हो सकते हैं। एक मैथमेटिशियन थे। अब देखें, बड़े मजे की बात यह है कि सेल को डिस्कवर करने वाला जो बंदा था, ही वॉज नॉट अ बायोलॉजिस्ट, ही वॉज अ मैथमेटिशियन, एंड द नेम वॉज रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक वॉज द नेम, ही वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन। इंग्लैंड का ये बंदा रहने वाला था। तो बेसिकली इसने किया क्या था, इसने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था, और ये उस माइक्रोस्कोप को टेस्ट करना चाह रहा था। तो अगर आप अपने कॉलेज की केमिस्ट्री की लैब में कभी गए हों तो आपको याद होगा कि वहाँ पर वो जो शीशे की बोतलें होती हैं, कभी कभी उन बोतलों को बंद करने के लिए उनके ऊपर ना कॉक्स लगे होते हैं, वो ढक्कन लगे होते हैं लकड़ी के, वो लकड़ी का गुटका भी उसको कहते हैं। तो व्हाट रॉबर्ट हुक डिड, उसने माइक्रोस्कोप बनाई, उसको चेक करने के लिए उसने उसको जो कॉर्क था उसका एक स्लाइस बनाया बहुत पतला, और स्लाइस को उसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। अब आपको पता है जो वुड होती है बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेड, जो है वो स्क्लेरेनकाइमल सेल था ना, प्लांट का टिश्यू होता है। तो जब उसने देखा तो उसको उसमें कुछ इस तरह की अपीयरेंस नज़र आई। व्हाट ही डिस्क्राइब्ड इट एज हनी कॉम अपीयरेंस। उसने कहा कि मुझे कुछ हनी कॉम जैसे शहद की मक्खियों का छत्ता होता है, इस तरह की मुझे कोई जो है वो उसमें खाली एम्प्टी रूम्स नज़र आ रहे हैं। तो जो उसने कहा एम्प्टी रूम्स, तो वो इससे ही जो है वो नाम जो है वो उसका सेल पड़ गया। अच्छा, बहुत अरसे तक जो है वो इसके ऊपर कोई इतनी ज़्यादा लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी। बट बाद में 1832 के अंदर एक साहब थे, 1832 में एक साहब थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन।
उन्होंने डिस्कवर किया न्यूक्लियस इन सेल्स ऑफ ऑर्चिड प्लांट। आपको पता है ऑर्चिड जो होता है वो एक प्लांट होता है, तो ऑर्चिड की वो स्टडी कर रहे थे, उनके सेल्स के अंदर, जो कि ऑर्चिड के लिविंग सेल इन्होंने देखे फ्लावर के, तो लिविंग सेल के अंदर इनको जो है वो न्यूक्लियस नजर आया। अच्छा, इसके 6 साल के बाद 1838 में देयर वाज अ जर्मन, एक जर्मन जोलॉजिस्ट थे और एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। तो जो जर्मन बॉटनिस्ट थे उनका नाम था मैथायस श्लाइडन। इन्होंने डिस्कवर किया कि जो न्यूक्लियस है इज सराउंडेड बाय अ फ्लूइड, जिस फ्लूइड को इन्होंने नाम दिया साइटोप्लाज्म का। अच्छा, बाद में इन्हीं के साथ साथ 1839 में एक और जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोडोर श्वान, ये बॉटनिस्ट जियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने चीज़ ऑब्जर्व की और देखी कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, क्योंकि उस ज़माने में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे इतना काम नहीं हुआ था। उन्होंने ये चीज़ देखी कि एनिमल्स हों या प्लांट्स हों, वो बने हुए सेल्स के होते हैं। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। फिर चूंकि दोनों जर्मन्स थे, तो जब ये एक जगह मिले तो ये आपस में बैठे और इन्होंने एक थ्योरी फॉर्मुलेट की जिसको आज हम कहते हैं सेल थ्योरी। और सेल थ्योरी ने बायोलॉजी को बिल्कुल बदल के रख दिया। तो सेल थ्योरी क्या है? बहुत आसान थ्योरी। आइए आज मैं आपसे सेल थ्योरी की बात करता हूँ कि सेल थ्योरी क्या चीज़ होती है। अब सेल थ्योरी, ये बात याद कर लीजिए, बायोलॉजी के स्टूडेंट को सेल थ्योरी के बारे में लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि सेल थ्योरी जो है वो बेसिकली बेसिस है बायोलॉजी के। अभी आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि सेल थ्योरी के जो पॉस्टुलेट हैं आज वो हमारी जो है वो ज़बानों पे ऐसे हैं जैसे बिल्कुल आम चीज़ हो। तो हम बात कर रहे हैं सेल थ्योरी की। तो याद रहे कि जो सेल थ्योरी है ये प्रेजेंट की थी मैथायस श्लाइडन ने और थियोडोर श्वान ने। इसके ईयर को लेके भी थोड़ी सी डिबेट है, कुछ लोग कहते हैं 1838 में प्रेजेंट हुई, कुछ 1839 में। खैर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इसको 1838 और 39 दोनों ही लिख देता हूँ। तो इन दोनों ने दे प्रेजेंटेड सेल थ्योरी, तो दे प्रेजेंटेड सेल थ्योरी। कमाल की थ्योरी है और मैंने आपको बताया इसने बायोलॉजी को बिल्कुल बदल के रख दिया, चेंज कर दिया, तब्दील कर दिया। अब सेल थ्योरी की जो है वो 3 पॉस्टुलेट्स हैं। देयर आर 3 पॉस्टुलेट्स। नंबर 1, इन्होंने कहा कि सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देखें, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जो आज हम डेफिनेशन कहते हैं सेल की, कि सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये बेसिकली जो हमारी सेल थ्योरी है उसका पहला पॉस्टुलेट है। नंबर 2, इन्होंने कहा कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर सेल्स। अभी आप समझ गए हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हो गए थे और बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमें पता थे जो कि यूनिसेल्यूलर इन नेचर होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जो तीसरा पॉइंट कहा, इन्होंने कहा कि सेल्स आर प्रोड्यूस्ड डी नोवो। अब याद कर लीजिए, डी नोवो का मतलब होता है ऑटोमेटिक, यानी इन्होंने कहा कि सेल जो है वो खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। जब आप लोग 9th में पढ़ते होंगे, आपने वो रेडी के एक्सपेरिमेंट पढ़े होंगे, बायोजेनेसिस और एबायोजेनेसिस की, आपको याद होगा वो भी कोई इतना बहस थी। तो इन्होंने जो है उसी रेडी के प्रोसेस को जो है वो कंटिन्यू करवा दिया। बाद में 1855 में देयर वाज एन ऑस्ट्रियन बायोलॉजिस्ट, basically he was an embryologist and the name was Rudolf Virchow। तो विरशॉ चूंकि एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे और आपको पता है एम्ब्रियो के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होकर नए सेल बना रहे होते हैं, डेवलपमेंट हो रही होती है।
तो ही ऑब्जर्व द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, उन्होंने देखा कि नहीं यार, ये सेल थ्योरी का ये वाला जो पॉइंट है ये सही नहीं है। सेल खुद ब खुद नहीं बन जाते, जो सेल पहले से मौजूद हैं वही डिवाइड होते हैं और नए सेल बनते हैं। तो व्हाट ही डिड, उन्होंने सेल थ्योरी के इस तीसरे पॉइंट को कहा कि ये गलत है, और इन्होंने ऐड किया सेल थ्योरी के तीसरे पॉइंट को, और इन्होंने कहा, तो ही करेक्टेड सेल थ्योरी एक्चुअली, इसने कहा तीसरा पॉइंट कि सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जो सेल्स हैं वो उन सेल से बनते हैं जो पहले से मौजूद होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से मौजूद हैं। तो ये बात जो है वो इन्होंने की और कमाल की बात की। तो ये सेल थ्योरी की एवोल्यूशन और किस तरह से जो है वो सेल थ्योरी वजूद में आई, तो ये सारी बात हमने की। अच्छा, अब एक और बात जो हमें मैंने आज आपसे डिस्कस करनी है, छोटी सी, मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करूँगा, वो फिजिक्स वाले ज़्यादा बात करते हुए अच्छे लगते हैं उसके ऊपर, वो है माइक्रोस्कोप की। क्योंकि सेल देखिए माइक्रोस्कोपिक यूनिट है ना, बहुत छोटे होते हैं। तो सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज थोड़ी सी आपसे बात कर लेता हूँ माइक्रोस्कोप की, कि माइक्रोस्कोप क्या चीज़ है। थोड़ी सी हम उसकी थोड़ी टाइप्स की बात कर लेते हैं, एक दो प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, फिर हम जो है वो अपने लेक्चर को, आज के इस लेक्चर को एंड करेंगे। सेल थ्योरी और उसकी एवोल्यूशन आपको अच्छे से समझ आ गई, बहुत अच्छे, कोई क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। अगर आपके ध्यान में कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़िएगा, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। अच्छा, जब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोप की, तो आपको पता है कि जो माइक्रोस्कोप है बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। पहला वर्ड है माइक्रो, इट मीन्स स्मॉल या टाइनी, और आपको पता है टाइनी से मुराद इतना छोटा जिसको हम आँख से ना देख सकें। और दूसरा वर्ड है स्कोपिन, इट मीन्स टू सी, यानी उन चीज़ों को देखना जिनको हम अपनी आँख से नहीं देख सकते, उसके लिए हमें जो डिवाइस चाहिए होती है उसको हम माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो व्हाट इज माइक्रोस्कोप? इट्स अ फिजिकल डिवाइस या इंस्ट्रूमेंट, जो भी आप कह लें, which is used to visualize small objects। ठीक है, छोटे ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। अब जब माइक्रोस्कोप को हम देखते हैं तो माइक्रोस्कोप को क्लासिफाई करने के लिए, अच्छा पहले मैं आपको बताता हूँ, पहली जो माइक्रोस्कोप थी वो एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था डेविड जेनसन। फर्स्ट माइक्रोस्कोप, तो डेविड जेनसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाई थी, और ये बात है 1590 की। ठीक है, जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे तो मैं जो इसकी डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक दूंगा, जिसमें आप जेनसन की माइक्रोस्कोप को देखिएगा और आप बड़ा महसूस होंगे और बड़ा एंजॉय करेंगे माइक्रोस्कोप को देख के। तो जेनसन ने माइक्रोस्कोप तो बनाया, मगर माइक्रोस्कोप को जो प्रैक्टिकल बनाया, जो बहुत अच्छा बनाया, वो एक बहुत ही ज़बरदस्त फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था, तो फर्स्ट यूज़फुल माइक्रोस्कोप जो बनाई, जो वाकई काम की माइक्रोस्कोप थी, जिसको बाकायदा इस्तेमाल किया जा सकता था। फर्स्ट यूज़फुल माइक्रोस्कोप, इट वॉज मेड बाय गैलीलियो इन 1610। और आप देखें इसके सिर्फ और सिर्फ, अभी मैंने आपसे बात की थी, 50 साल बाद ही रॉबर्ट हुक ने सेल को जो है वो डिस्कवर कर लिया था। तो गैलीलियो ने एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई, और गैलीलियो के फिर प्रिंसिपल को देख के हमने माइक्रोस्कोप को बनाया और उसको हमने आगे चलाया। अब आपको पता है माइक्रोस्कोप बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, और लेंसेज आप फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, तो इसलिए मैंने शुरू में कहा कि फिजिक्स वाले अगर इसकी बात करें तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आपने केमिस्ट्री में, फिजिक्स की लैब में, बायोलॉजी की लैब में, हर जगह माइक्रोस्कोप देखते भी रहते होंगे, तो मैं बहुत ज़्यादा उससे बात नहीं करूँगा। अब माइक्रोस्कोप को क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, मगर जो तरीका हमारी किताब ने चूज़ किया है वो है ऑन द बेसिस ऑफ इल्यूमिनेशन। तो माइक्रोस्कोप्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इल्यूमिनेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी माइक्रोस्कोप में जो स्पेसिमेन आप देख रहे हैं उसको देखने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए आपकी जो सोर्स ऑफ लाइट होगी, लाइट चलने में क्या आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ,
उसको देखने के लिए, रोशन करने के लिए जो सोर्स होगी उसकी बेस पे आप माइक्रोस्कोप को क्लासीफाई करते हैं। अब अगर आप वो लाइट इस्तेमाल करें तो आप उसको कहेंगे लाइट माइक्रोस्कोप। और आपको पता है लाइट माइक्रोस्कोप जो आपने अपने कॉलेज में देखे होंगे, हो सकता है आपने कॉलेज में वो माइक्रोस्कोप देखे हों जिनको आप धूप में रखते हैं, जिनके नीचे मिरर होता है, आप मिरर से लाइट को थ्रो करते हैं स्टेज के ऊपर, मिरर को एडजस्ट करके। आजकल ऐसे लाइट माइक्रोस्कोप आ गए हैं जो कि बिजली से चलते हैं, उनमें बल्ब लगे होते हैं और आप बल्ब के ज़रिए दिन रात किसी वक्त भी काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप आ गए हैं। दूसरा जो माइक्रोस्कोप है उसके अंदर एक्सरे बीम्स को इस्तेमाल किया जाता है, तो दे आर कॉल्ड एक्सरे माइक्रोस्कोप्स। और तीसरी जो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कमाल की माइक्रोस्कोप होती हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। और ये इतनी ज़बरदस्त हैं, ये जब आप देखेंगे तो आप बहुत इनको देख के इंजॉय करेंगे। जब आप जाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के साथ काम करेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। याद रहे कि बायोलॉजिकल साइंसेज में और बाकी फील्ड में बहुत एडवांसमेंट जो हुई है वो 1930 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था अर्नेस्ट रुस्का। उन्होंने जो है वो पहला माइक्रोस्कोप अपना पेटेंट करवाया था, जर्मन थे वो। उसके बाद बहुत बड़ी बड़ी जो है वो डिस्कवरीज हुई हैं बायोलॉजिकल साइंसेज के अंदर। तो इलेक्ट्रॉन अब माइक्रोस्कोप के ऊपर कभी मौका लगेगा तो हम एक अलग से एक लेक्चर करेंगे, अलग से माइक्रोस्कोप की बहुत डिटेल में बात करेंगे। अभी हम इसकी बात जो है वो यहाँ ज़्यादा नहीं करते। अब माइक्रोस्कोप की 3 प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी आपको समझने की ज़रूरत है। पहली जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप की सलाहियत है कि वो किसी इमेज को कितना बड़ा कर सकती है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर ऑलमोस्ट 10,000 टाइम्स होता है, यानी वो एक चीज़ को 10,000 गुना बड़ा करके दिखा सकती है। तो व्हाट इज मैग्नीफिकेशन? एबिलिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू इनलार्ज द इमेज, इमेज को बड़ा करना। नंबर 2 इज रेजोल्यूशन। नाउ व्हाट इज रेजोल्यूशन? रेजोल्यूशन ये होता है कि जो माइक्रोस्कोप है वो 2 क्लोजली प्लेस ऑब्जेक्ट को, बराबर बराबर पड़े हुए ऑब्जेक्ट्स को आपको अलग करके दिखा सके। मिसाल के तौर पे अगर मैं 2 ऑब्जेक्ट देख रहा हूँ माइक्रोस्कोपिक फील्ड में और वो एक माइक्रोस्कोप में मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं, जबकि दूसरी माइक्रोस्कोप में वो मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं, यानी एक मुझे इसके बीच का गैप नहीं दिखा रही है, ए और बी मुझे इसके बीच का गैप दिखा रही है, तो मैं बोलूँगा कि इसकी रेजोल्यूशन के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। सही। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम माइक्रोस्कोप के बारे में हमें पता होना चाहिए वो है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या है कि अब मैं आपको उसको बिल्कुल आसान करके समझाने की कोशिश करता हूँ। कंट्रास्ट में हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं शेडो ऑफ ए ऑब्जेक्ट वी आर सीइंग विद द शेडो ऑफ द बैकग्राउंड। यानी उसमें मैं इसके साथ डिस्क्रिप्शन में इसके 1-2 तस्वीरें रखूँगा, तो उसमें आप देखिएगा जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो बैकग्राउंड के साथ किस तरह से जो है वो डिस्टिंग्विश हो रहा होगा, वो आपको समझ आ जाएगा। तो बेटा ये आज हमने सेल के पहले लेक्चर की बात की। अब इस लेक्चर को मैं यहाँ पर रोकता हूँ। आप लोग चैनल देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और ज़्यादा अपने दोस्तों को बताइए, सब्सक्राइब करवाइए। अभी भी इस चैनल पे जो 40% जो ऑडियंस है, वो जो लोग इसकी वीडियोस को देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते, काइंडली सब्सक्राइब करें और बाकी अपने दोस्तों को भी बताएं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूँगा एक नए टॉपिक की। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।